कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है? तो इसके लिए कोई डेफिनेशन पूछे व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूएंसी, तो इट इज द पॉलिटिकल रीजन, इट इज द पॉलिटिकल एरिया फ्रॉम वेयर वन एमपी फॉर द लोकसभा इज इलेक्टेड, और यू कैन से द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पॉलिटिकल रीजंस फ्रॉम वेयर द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स आर इलेक्टेड, सो दैट इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो इस तरह से 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी हो जाएंगी, ठीक है। और हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से सिंगल एमपी चुना जाएगा, एक एमपी चुना जाता है एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से। तो 543 कॉन्स्टिट्यूशन में डिवाइड करना पहला काम इलेक्शन कमीशन का। उसके बाद इलेक्शन कमीशन क्या करेगा? उसके बाद इलेक्शन कमीशन ये इंश्योर करेगा कि कौन कौन लोग हैं जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यानी कंटेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो जो कंटेस्टेंट्स हैं या जो लोग इलेक्शन में एज ए लीडर किसी भी पार्टी से, बहुत सारी पार्टी है, कोई बीजेपी पार्टी है, कोई कांग्रेस पार्टी है, कोई आम आदमी पार्टी है, कोई अकाली दल है, कोई आरजेडी है, आईएनएलओ है, जेजेपी है, बहुत सारी पार्टीज हैं। तो अब मान लो इलेक्शन हो रहा है, तो इलेक्शन में हर पार्टी किसी न किसी अपने रिप्रेजेंटेटिव को या अपने लीडर को अपना चेहरा बना करके, अपना फेस बना करके, पूरी पार्टी तो नहीं इलेक्शन लड़ेगी, पूरी इलेक्शन के बिहाफ पर कुछ चुनिंदा लोग इलेक्शन लड़ते हैं। तो उन लोगों का नॉमिनेचर भरना, यानी कि उन नॉमिनीज का, उन कैंडिडेट्स की लिस्ट बनाना, उनको रजिस्टर्ड करना, ठीक है, उनका रजिस्ट्रेशन करेगा। तो सेकंड क्या करेंगे? वो नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स भरेंगे। तो ये काम भी कौन करेगा? इलेक्शन कमीशन करेगा। फिर होती है वोटर्स लिस्ट। क्या होती है? देखो, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर इलेक्शन होगा। सपोज दिल्ली में मान लो नांगलोई एरिया है या विकासपुरी एरिया है, या अगर हरियाणा की बात करें तो झज्जर का एरिया है, तो झज्जर में बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूएंसी होंगी, जैसे बहादुरगढ़ कॉन्स्टिट्यूएंसी समझ लो, ठीक है। तो इस एरिया के अंदर जब वोटिंग होगी, इलेक्शन कंडक्ट होगा, तो ये चीज इंश्योर करनी चाहिए इलेक्शन कमीशन को कि सिर्फ उस एरिया के रहने वाले जो लोग हैं वही वोट अपनी कास्ट करें। बाहर से बुलाए हुए लोग, बाहर से किसी व्यक्ति को बुला करके वोटिंग ना हो, क्योंकि देखिए जो एमपी होता है वो हमारा रिप्रेजेंटेटिव है और वो हमारे एरिया की प्रॉब्लम्स को डील करेगा। अब वो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग अगर वोट डालेंगे तो वो हमारे लिए काम करेगा, हमारे लिए इससे क्या होगा, हमारा पूरा सिस्टम ईजी अप हो जाएगा, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी काम की। लेकिन अगर कोई बाहर का व्यक्ति हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में आके वोट डालेगा तो फिर तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होगा। तो दोनों ही काम करने पड़ते हैं इलेक्शन कमीशन को। उस कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर रहने वाले लोगों की लिस्ट तैयार करनी पड़ती है कि कौन कौन 18+ लोग हैं, कितनी संख्या है उन लोगों की। सपोज एक कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर मान लो 2 लाख लोग हैं, 2.5 लाख लोग हैं, तो उन 2.5 लाख जो लोग हैं जो वोट करेंगे एमपी के लिए, उनकी लिस्ट, उनका नाम, बाकायदा उनका नाम, उनकी फोटो, सब कुछ इलेक्शन कमीशन तैयार करेगा और उस लिस्ट को भेज देगा पोलिंग बूथ पे, जहां पर पोलिंग होने वाली है, जहां पर वोटिंग होने वाली है। वहां पर उनके ऑफिसर्स बैठे होते हैं, इलेक्शन कमीशन द्वारा अपॉइंटेड ऑफिसर्स बैठे होते हैं, और वो फिर क्या करेंगे, उस वोटर्स लिस्ट से चेक करेंगे कि जो वोट डालने के लिए जो लोग आ रहे हैं अपना ईपीआईसी कार्ड लेकर के, इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड लेकर के, वो उसको टैली करेंगे वोटर्स लिस्ट से, ताकि किसी भी तरह की कोई डिस्क्रिपेंसी ना हो। तो ये वोटर्स लिस्ट तैयार करना, कॉन्स्टिट्यूंसी बनाना, फिर वोटर्स लिस्ट, नॉमिनेशन कैंडिडेट्स का भरना, फिर वोटिंग होने से पहले कुछ दिन पहले, लगभग 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने पहले, जो डिफरेंट पार्टीज हैं और जो लीडर्स हैं वो लोगों के बीच में जाते हैं और लोगों के बीच में जाकर के कंपेनिंग करते हैं, अपना अपना मैनिफेस्टो उनके सामने रखते हैं, पॉलिसी प्रोग्राम समझाते हैं और लोगों को अपनी फेवर में वोट करने के लिए इंस्पायर करते हैं, मोटिवेट करते हैं। लेकिन जब वो घर घर जा रहे होते हैं और वो कंपेन कर रहे होते हैं अपने पार्टी के लिए, तो उस चीज को भी लुक आफ्टर करना पड़ता है इलेक्शन कमीशन को कि कहीं वो कोई मेल प्रैक्टिस तो यूज नहीं कर रहे हैं, कोई डर्टी ट्रिक तो यूज नहीं कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं हो लोगों को ब्राइब कर रहे हो। भाई कोई बहुत सारे नेता हमने देखे हैं कि पैसे दे करके वोटर्स को खरीद लेते हैं, गरीब लोगों को, उनको डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको वाइन और लिक्कर की बोतल्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट की जाती है और बहुत सारे लोग तो सिर्फ इतने में ही वोट डाल देते हैं, है ना, 18+ हो गया। तो ये सब जो है लुक आफ्टर कौन करेगा? इलेक्शन कमीशन इस चीज को लुक आफ्टर करेगा कि इस तरह कोई मेल प्रैक्टिस जो है यूज लीडर्स के द्वारा ना की जाए। तो वो चीज भी कौन डिसाइड करता है? भाई कंपेनिंग करो, लेकिन कंपेनिंग जैसे आजकल लाउड स्पीकर यूज करना अलाउड नहीं है। पहले लाउड स्पीकर यूज होता था,
नेताजी आ रहे हैं, शाम को 5 बजे पहुंचेंगे, है ना, आ रहे हैं अटल बिहारी, आ रहे हैं फलाना, आ रहे हैं फलाना, ये ऐसे बहुत बड़े बड़े माइक्स यूज करके लोग जो बड़े बड़े कंपेनिंग में रैलियां निकालते थे और बहुत शोर शराबा होता था, डिस्टर्बेंस होता था, बहुत ज़्यादा नॉइज पोल्यूशन होता था। तो इलेक्शन कमीशन ने अब इस चीज़ को बैन कर दिया है कि आप इस तरह के जो है ना ये चीज़ यूज़ नहीं कर सकते ऐसे गैजेट्स जिससे डिस्टर्बेंस क्रिएट हो। पहले दीवारों पर पोस्टर चिपकाए जाते थे और सिंबल, जो पार्टी के सिंबल होते हैं, दीवारों पर छाप देते थे और फिर नीचे लिख देते थे वोट फॉर मी, ऐसे करके अपने स्लोगन लिख देते थे कि भाई गरीबी हटाओ आंदोलन लेके आएंगे, बीजेपी को वोट दीजिए, कमल पर मोहर लगाओ या हाथ को जिताओ। इस टाइप की दीवारों के ऊपर, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स के ऊपर भी और प्राइवेट जो बिल्डिंग्स थी उनके ऊपर भी दीवारों पर पेंटिंग्स कर दिया करते थे। बहुत सारे पैम्फलेट्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाते थे और बाद में यही पैम्फलेट्स ड्रेनेज सिस्टम को ब्लॉक कर देते थे, पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा था, सॉइल पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा था, ठीक है, यानी कि डर्टी कर देते थे पूरी गलियों को और पूरे एरिया को। तो ये चीज भी ध्यान रखनी होती है इलेक्शन कमीशन को कि जो कंपेनिंग हो रही है वो सही ढंग से होनी चाहिए। फिर पोलिंग हो जाएगी। पोलिंग का मतलब, पोलिंग मीन्स वोटिंग। तो वोटिंग के एक डेट डिसाइड करना, तो ये डेट भी कौन डिसाइड करेगा? इलेक्शन कमीशन डिक्लेयर करेगा कि किस डेट पर कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी का इलेक्शन होना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें, दीज आर द प्रोसीजर्स विच आर बीइंग फॉलोड बाय इलेक्शन कमीशन। तो मैंने बहुत ही शॉर्ट में ना आपको फटाफट ये चीज समझा रहा हूं, बट आई वुड प्रेफर टू यू, आई वांट टू टेल यू, you have to go through your chapter, you have to do your self study and make your own notes. ये तो खाली समझने के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ, लेकिन जो अच्छे विद्यार्थी हैं वो खुद चैप्टर को पढ़ के अंडरलाइन कीजिए, अपने सेल्फ नोट्स बनाइए। तो पोलिंग हो जाएगी, उसका काउंटिंग होकर के पता चल जाएगा कौन जीत गया कौन हार गया। ये काम इलेक्शन कमीशन का है। अब देखिए इंडिया के अंदर व्हाट मेक्स इलेक्शन डेमोक्रेटिक इन इंडिया। इंडिया के अंदर इलेक्शंस को डेमोक्रेटिक क्या बनाता है? तो देखो, डेमोक्रेटिक इलेक्शन का क्या मतलब है, कौन से फीचर्स होने चाहिए डेमोक्रेटिक इलेक्शंस को के लिए, कौन कौन से फीचर होने चाहिए? नंबर 1, एक तो डेमोक्रेटिक इलेक्शन तभी माने जाएंगे जब इलेक्शंस आर कंडक्टेड आफ्टर ईच इंटरवल ऑफ टाइम के बाद में इलेक्शंस आर कंडक्टेड, यानी कि elections are conducted. Number 2, choices are there for the voters. ऐसा नहीं हो कि वन पार्टी सिंगल पार्टी सिस्टम है और एक ही नेता खड़ा है, उसी को सबने वोट देनी है या नहीं देनी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो वोटर्स हैं उनके पास चॉइस होनी चाहिए, अगर वो जिसको भी चाहें अपनी इच्छा से अपना रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट कर सकते हैं। तो ये वाली चीज तो हम इस पार्ट में ना करें तो ज्यादा बेटर है। हम नेक्स्ट एक और पार्ट बनाएंगे इस वीडियो का, जिसमें हम ये सारी चीजें एक बार एक्सप्लेन कर देंगे आपको। लेकिन फिलहाल हम इस टॉपिक में एक बार ये टर्म समझ लेते हैं, ठीक है। ये वाली बात तो हमने ओवरव्यू हो गया। अब एक बार ये समझ लेते हैं कि ये टर्म्स जो यहाँ पे लिखे इसका क्या मतलब है। जैसे पोलिंग का मतलब मैंने आपको बता दिया, वोटिंग, भाई वोट डालने को बोलते हैं पोलिंग करना, ठीक है। मैनिफेस्टो क्या होता है? देखिए जितनी भी पार्टी हैं हमारे देश के अंदर, हमारे देश में 2-2.5 हजार से भी ज्यादा रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज हैं। जब वो इलेक्शन के टाइम पर लोगों को कन्विंस करने के लिए आते हैं तो अपने खुद के पॉलिसीज और प्रोग्राम्स लेके आते हैं कि भाई हम ये कर दें। कोई बोलता है कि हम गरीबी हटा देंगे। जैसे 1980 आपकी बुक में दिया हुआ है, हरियाणा इलेक्शन ऑफ 1987 का एग्जाम्पल दिया हुआ है, जिसमें ताऊ देवीलाल जो है उनका वेट हो रहा है, फिर वो रात को लेट आते हैं और वो लोगों को प्रॉमिस करते हैं कि अगर हमारी सरकार बनाई गई तो फिर हम लोग जो है गरीब किसानों और छोटे बिजनेसमैन का लोन माफ कर देंगे। तो इस तरह से इनका ये एजेंडा था इलेक्शन लड़ने के लिए। इन्होंने एक पॉलिसी बनाई, एक प्रोग्राम बनाया। तो इस तरह के जो रिटर्न जो प्रोग्राम्स और एजेंडा तैयार करती है कोई भी पार्टी, उसे कहते हैं मैनिफेस्टो, ठीक है। तो ये मैनिफेस्टो तैयार किया जाता है पार्टी के द्वारा। तो देखिए आपकी बुक में ना फर्स्ट पेज जो दिया हुआ है उसमें एक केस स्टडी दिया हुआ है हरियाणा के इलेक्शंस का 1987 का। मैं आपको बता दूं कि 1982 से 1987 तक हरियाणा में इंडियन नेशनल कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। लेकिन जो देवीलाल थे, ताऊ देवीलाल जो थे, ताऊ देवीलाल, इन्होंने एक अलग पार्टी बनाई जिसका नाम था लोक दल। इन्होंने एक अलग पार्टी बनाई और ये अपोजिशन में, कांग्रेस पार्टी के अपोजिशन में इन्होंने कैंपेनिंग शुरू की ताकि अपनी सरकार बनाने के लिए। और इन्होंने जो नारा दिया, इन्होंने एक
एक नई कंपेन स्टार्ट की, उसको एक स्लोगन दिया गया, इसको बोला गया न्याय युद्ध। क्या बोला गया? इसको बोला गया न्याय युद्ध। ठीक है, इन्होंने न्याय युद्ध कर करके कंपेन चलाई और लोकदल पार्टी बनाई और 1987 के इलेक्शंस को ये जो है ये लोग जीत गए, लोकदल पार्टी जीत गई। और इन्होंने बीजेपी के साथ मिलकर के कोalition बनाया था, बीजेपी के साथ मिलकर के इन्होंने कोalition किया, गवर्नमेंट बनाई 1987 में। तो इस तरीके से मैनिफेस्टो क्या होता है? पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स जो होते हैं वो रिटन फॉर्मेट में हर पार्टी को तैयार करने पड़ते हैं, दैट इज कॉल्ड मैनिफेस्टो। इलेक्शन का क्या मतलब होता है? इलेक्शन जो होता है, इट इज अ प्रोसीजर, इलेक्शन इज अ प्रोसीजर थ्रू विच a group of people select their representatives through voting. ठीक है, it is a procedure, it is a way, it is a method through which a group of people, a group of people select their representatives by casting their votes. So that is called election. तो election क्या होता है? Election तो वो तरीका है, it is a formal way, it is a formal way, it is an organized way through which the voters choose their representatives. तो आप ऐसे भी कह सकते हैं इलेक्शन कमीशन एक तरीका है जिसके द्वारा हम वोट डाल करके अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं। जनरल इलेक्शंस क्या होते हैं? देखो, इलेक्शन भी दो प्रकार के होते हैं बेटा। हर 5 साल में जो इलेक्शन होते हैं ना, जनरली हर 5 साल में इलेक्शन होते हैं, तो दे आर कॉल्ड जनरल इलेक्शन। इसमें क्या होता है? इसमें जो 5 साल पहले जो सरकार बनी थी उसका कार्यकाल खत्म हो जाता है और नई सरकार को चुनने के लिए इलेक्शन होता है। सो दीज आर कॉल्ड जनरल इलेक्शंस। तो फिर बाय इलेक्शन क्या होता है? अब क्या होता है कि 5 ईयर का एक जो लंबा टाइम पीरियड है, कई बार क्या होता है किसी एमपी की डेथ हो जाए या किसी कोई सीट वेकेंट हो जाए, किसी भी कारण से किसी लीडर ने रिजाइन कर दिया अपनी पोस्ट से, किसी भी कारण से जब कोई सीट वेकेंट हो जाती है, तो जब 5 साल के कार्यकाल के दौरान जब किसी एक वैकेंसी को या 2 वैकेंसी को भरने के लिए जो इलेक्शन होते हैं उन्हें बोला जाता है बाय इलेक्शन। तो जनरल इलेक्शन, बाय इलेक्शन आपको समझ में आ गया। इलेक्शन कमीशन क्या है वो तो मैंने आपको बता दिया। इलेक्शन कमीशन, इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन, it is the commission which looked after all the system and the procedure of election, conducting the election in India. और मैंने ये भी बता दिया इलेक्शन कमीशन कब फाउंड किया गया था? 25 जनवरी 1950। ये आपको डेट याद रखनी चाहिए। चलो अब देखो, कॉन्स्टिट्यूएंसी हमने पढ़ा, मैंने आपको पहले बताया था कि टू कंडक्ट इलेक्शन इन अवर कंट्री, द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पॉलिटिकल रीजन्स फ्रॉम वेयर वन एमपी विल बी इलेक्टेड, दैट इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी। या आप उसको दूसरी तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, constituency is already demarcated area. It is a already defined या demarcated area from where the voters or the citizens will elect their representatives. ठीक है, तो उसे कहेंगे कॉन्स्टिट्यूएंसी। अब कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक दूसरा वर्ड मैंने लिखा हुआ है, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी। क्या होता है? तो देखिए, जब किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी को 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, लेकिन वुमेन को अपलिफ्ट करने के लिए और बैकवर्ड क्लासेस को अपलिफ्ट करने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रावधान दिया हुआ है, एक प्रोविजन दिया हुआ है कि इन लोगों को अपलिफ्ट करने के लिए कुछ सीट्स को 543 में से 33% तो वुमेन के लिए रिजर्व कर दी गई है, बाकी 87 जो है जैसे एससीज के लिए और 26 जैसे एसटीज के लिए, ऐसे अलग अलग सीट्स को रिजर्व कर दिया गया पर्टिकुलर किसी कम्युनिटी के लिए, पर्टिकुलर किसी फैक्शन के लिए, किसी सोसाइटी के एक फैक्शन के लिए कुछ सीट्स को रिजर्व कर दिया गया है। वहां से जैसे वुमेन के लिए अगर कोई सीट रिजर्व है तो वहां से वुमेन ही जो है कंटेस्ट कर सकती है इलेक्शन, ऐसे सबको कोई भी मतलब मेल वहां से फिर इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर पाएगा। तो इस तरह से जब कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज को रिजर्व कर दिया जाए किसी पर्टिकुलर फैक्शन के लिए, सोसाइटी के, उनको अपलिफ्ट करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, तो उसको हम फिर बोलेंगे रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो वुमेन के लिए रिजर्व की जाती है, एससी एसटीज के लिए जो है कॉन्स्टिट्यूएंसी रिजर्व कर दी जाती है, वहां से फिर इसी फैक्शन के लोग जो है इलेक्शन कंटेस्ट कर सकते हैं। वोट तो सब लोग डाल सकते हैं, लेकिन इलेक्शन के लिए जो कैंडिडेचर होता है वो सिर्फ या तो वुमेन भर पाएगी अगर वो रिजर्व है वुमेन के लिए, और अगर एससी एसटी के लिए तो एससी एसटी वहां पे उस रिजर्व सीट से कंटेस्ट कर सकते हैं इलेक्शन, सब नहीं कर सकते। तो दो बातें हो गई। ईवीएम क्या होता है? देखिए आजकल ना, पहले तो बैलेट बॉक्स होते थे और ऐसे मोहर लगा करके एक बॉक्स के अंदर जो है ना अपनी वोट डालनी होती थी। आजकल तो डिजिटल जमाना है भाई, तो नई मशीनें आ गई हैं इलेक्शन कंडक्ट कराने के लिए। जो मशीन यूज होती है ना इलेक्शन के टाइम पे, जहां पर लोग बटन दबाते हैं, दैट इज कॉल्ड ईवीएम मशीन। इसकी फुल फॉर्म है इलेक्शन वोटिंग मशीन। ओ सॉरी, इट इज इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इट इज इलेक्ट्रॉनिक
इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ठीक है, तो भाई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ये टर्म्स आपको सब समझ में आ रहे हैं, मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर सकता हूं। ईपीआईसी की फुल फॉर्म क्या है? इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड, आई कार्ड इसको बोलते हैं, पहचान पत्र हिंदी में बोलते हैं। तो ईपीआईसी, इसकी फुल फॉर्म क्या है? ईपीआईसी, इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड, पहचान पत्र। पोलिंग बूथ क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया, वोट करने के लिए जो एक बूथ डिसाइड किया जाता है इलेक्शन कमीशन के द्वारा, किसी स्कूल के अंदर जहां वोट होगी या जिस पर्टिकुलर एरिया में वोटिंग की जाएगी, लोग लाइन लगा के खड़े हो जाते हैं, अपना अपना पहचान पत्र लेके जाते हैं, फिर वोट डालते हैं। ठीक है, तो वो जो एरिया है जहां पर वोटिंग हो रही है, दैट इज कॉल्ड पोलिंग बूथ, और वोटिंग करने को क्या बोलते हैं? पोलिंग। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये इंपॉर्टेंट टर्म्स आपकी समझ में आ गए, और ये एक ओवरव्यू जो है हमने फिगर आउट कर लिया है यहाँ पे। अब हम नेक्स्ट जो एक छोटी सी वीडियो और बनाएंगे आपके लिए, सेकंड पार्ट, जिसमें हम थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो इस चैप्टर से पूछे जाते हैं, जैसे व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक इन इंडिया। तो इलेक्शन को डेमोक्रेटिक फॉर्मेट में आने के लिए किस तरह के कंपटीशन की और किस तरह की चीजों की जरूरत है इंडिया में, या क्या वो फीचर्स हैं जो डेमोक्रेटिक इलेक्शंस के लिए जरूरी है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।